प्रस्तुत है सिंहस्थ पर केंद्रित कार्यक्रम अमृत घट बरसे। आज सुनिए अमृत घट बरसे की तीसरी कड़ी। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रासत बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। महापर्व सिंहस्थ पर केंद्रित इस कार्यक्रम के पिछले भाग में हमने भारतीय दर्शन में समय की अवधारणा को समझने का प्रयास किया। आज हम इसी प्रसंग को जारी रखते हुए समय के विस्तार में जाने का प्रयास करेंगे। किसी भी संस्कृति को जानने और समझने के लिए उस संस्कृति के कालबोध का ज्ञान आवश्यक है। भारतीय संस्कृति की बात करें तो न सिर्फ हमारे पर्व और तीज त्योहार समय गणना की भारतीय पद्धति से निर्धारित होते हैं, बल्कि हमारी समस्त परंपराओं का आधार भी यही भारतीय कालबोध है। चिंतक एवं लोक संस्कृति मर्मज्ञ कपिल तिवारी। जब आप अपना कालबोध खो के अपनी परंपरा को समझना चाहते हैं तो वो आपके लिए पराई चीज हो जाती। जैसे कोई अजनबी अपनी परंपरा को देखे तो अपनी परंपरा भी अजनबी सी लगती है। विद्वानों का मत है कि बंगाल पुनर्जागरण के पश्चात भारतीय मेधा में पश्चिमी कालबोध का प्रवेश हुआ। साम्राज्यवाद और शिक्षा कारणों के चलते ये कालबोध इतना हावी हो गया कि हम शनैः शनैः काल की भारतीय अवधारणा को भूलते ही चले गए। पश्चिमी अवधारणा में समय को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। ये एक सीमा तक मात्र ऐतिहासिक समय या उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की गई काल गणना है। इसमें आध्यात्मिकता का स्थान नहीं, बल्कि ये समय का लेखा जोखा मात्र है। लेखक एवं चिंतक संगीत वर्मा। वो एक ऐतिहासिक काल की समझ है जिसमें कि एक बिंदु तय कर दिया गया है, जिसे कहा गया कि ये जीरो है। इस बिंदु के बाद का पूरा समय, पूरा काल जो है एडी कहलाएगा, और इस बिंदु के पहले का पूरा काल जो है वो बीसी कहलाएगा। भारतीय काल गणना की विशेषता है कि ये उस काल तत्व पर आधारित है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये विश्व में प्रचलित अन्य काल अवधारणाओं की भांति किसी घटना, व्यक्ति, देश या धर्म विशेष तक सीमित न होकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं पृथ्वी पर सृष्टि चक्र के प्रारंभ होने को इंगित करती है। भारत ने कभी काल को दो हिस्सों में विभाजित नहीं किया। उसके पास महान अवतरणों की परंपरा है, एक विशाल अवतारवाद का क्रम है। हमने कृष्ण के अवतरण को धरती पे उस समय को दो हिस्सों में बांटने के लिए उपयोग नहीं किया। हमने राम के अवतरण को, बुद्ध के अवतरण को, नानक के अवतरण को, कबीर के अवतरण को संसार में समय को विभाजित करने का माध्यम नहीं बनाया। हम ये मानते हैं कि काल एक और अखंड है, वो विभाजित नहीं होता, और वो न नया होता है न पुराना होता है। समय में जीवन नया होता है और जीवन पुराना भी हो जाता है। नए प्रयोगों के आधार पर आज पश्चिमी वैज्ञानिक पूर्व में स्वयं द्वारा की गई काल गणना को ही हास्यास्पद मानते हैं। पाणिनि एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के पूर्व कुलपति और चिंतक मोहन गुप्त। उनकी दृष्टि बहुत सीमित है। हमने शुरू से ही लाखों करोड़ों के उसमें सोचना शुरू किया था। हमारी संख्या परार्ध तक जाती है, 10⁻17 ये परार्ध होता है, वहां तक जाती है। हमारे दर्शन में काल भूत, भविष्य और वर्तमान तक सीमित नहीं है। उसका विस्तार काल के परे महाकाल और महाकाल की नियंता तक व्याप्त है।
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की संस्कृत वेद ज्योतिर्विज्ञान अध्ययनशाला के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश्वर शास्त्री मुसलगांवकर। जब व्यष्टिगत विचार करेंगे तो काल की चर्चा होगी, जब समष्टिगत चर्चा करेंगे तब महाकाल की चर्चा होगी, परंतु जब व्यष्टि और समष्टि के ऊपर जब तुरीय रूप में हम चर्चा करेंगे तब महाकाल के भी नियंता की चर्चा होगी। हम समष्टिगत विचार करके उसके ऊपर की चर्चा करते हैं, इसलिए हम काल के परे की भी चर्चा कर सकते हैं और कालाधीन भी चर्चा कर सकते हैं। हमारा चिंतन स्पष्ट है कि हम व्यष्टिगत विचार करेंगे तो वर्तमान भूत भविष्य की चर्चा होगी, व्यष्टि और समष्टि से रहित हम चर्चा करेंगे तो तुरीय ज्ञान की चर्चा होगी। एक और समय को लेकर भारतीय दर्शन इतना व्यापक है, वहीं पश्चिम की काल अवधारणा इसके उलट एक सीधी रेखा की तरह प्रतीत होती है। उनका काल का कंसेप्ट लीनियर है, लेकिन आज सब जानते हैं रेखे हो नहीं सकता। आप हर चीज में चक्र देखते हैं, दिन भी लौटते हैं, महीने भी लौटते हैं, ऋतुएं भी लौटती हैं, लेकिन आगे भी बढ़ता है। भारतीय ज्ञान परंपरा ने अपने आदिकाल से ही सदैव काल को एक लहर की आकृति में देखा है, ना कि एक सीधी रेखा के रूप में। इसीलिए भारत के लोक में और भारत की ज्ञान परंपरा में सदैव सर्प को ही काल कहा गया। समय की भारतीय अवधारणा एक चक्र की भांति है। इसके अंतर्गत कल्प, मनवंतर और युग आते हैं, जो एक बार बीतने के पश्चात पुनः लौटते रहते हैं। चक्रीय काल अवधारणा के अंतर्गत वर्तमान में ब्रह्मा की आयु के दूसरे खंड में श्वेता वाराह कल्प में वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत 28वां कलयुग चल रहा है। फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलवेत्ता जॉन सिल्वा बैली ने कहा है कि भारतीय गणना के अनुसार विश्व का वर्तमान समय अर्थात कलयुग का आरंभ ईसा के जन्म से 3102 वर्ष पूर्व 20 फरवरी को 2:27 पर हुआ था। भारतीय ज्योतिष एवं खगोल गणना कहती है कि कलयुग के प्रारंभ के समय सभी ग्रह एक ही राशि में आ गए थे। जॉन सिल्वा बैली के अनुसार यूरोपीय खगोलीय टेबल की कसौटी पर ग्रहों की दशा की ये भारतीय गणना पूर्णतः प्रमाणित होती है। भारतीय मान्यता के अनुसार कलयुग के बाद सतयुग आता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युगों की इस चतुर्युगी की कई बार पुनरावृत्ति होती है। काल चक्र यूं ही घूमता रहता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में काल को 3 प्रतीकों में व्यक्त किया गया है। एक प्रतीक है भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन, जो मौलिक रूप इस बात को बताता है कि काल वास्तव में चक्रीय है, लेकिन चक्र बहुत लंबे समय में पूरा होता है। अवान्तर अंतर के समझने के लिए उन्होंने 2 प्रतीक और दिए, और एक प्रतीक है भगवान शिव का अहिवलय, जिसमें सांप वापस भी लौटता है, आगे भी बढ़ता है, समय की वही गति है। और दूसरा है कोदंड, धनुष। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, लव निमेष परमाण युग वर्ष कल्प सरचंड, भजसिन मन तेह राम कहूँ काल जास को दंड। इसमें लव, निमेष, परमाण, युग, वर्ष, कल्प ये सब बाण बताए हैं, और काल को धनुष बताया है। और धूमकेतुओं को जो मार्ग होता है वो धनुषाकार ही होता है। वो एक मार्ग से आते हैं और दूसरे मार्ग में चले जाते हैं। वो अंडाकार, एलिप्टिकल या मंडलाकार, सर्कुलर कभी नहीं होता। तो तीनों प्रतीक के काल के हो गए, एक चक्रीय, एक अहिवलय और तीसरा कोदंड। आज भारत की नई पीढ़ी का पश्चिमी काल बोध उसे अपनी ही संस्कृति को आत्मसात करने में अड़चन पैदा करता है। काल और इतिहास की भारतीय अवधारणा से इस पीढ़ी का साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। आजकल कठिनाई ये है कि जितना आधुनिक ज्ञान हम दे रहे हैं लोगों को, उसमें अपन प्राचीन ज्ञान तो दे ही नहीं रहे हैं। इसलिए उनका काल बोध वही है जो पश्चिम का है। वो रेखिक बात करते हैं। वो रेखिक बात अगर कार कह रहे थे, क्यों कहते हो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ? महाभारत और रामायण को हमारे यहाँ इतिहास माना गया। इतिहास में व्यक्ति हैं
और उस व्यक्ति के गुणधर्मों को प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक भी हैं। वहाँ तो ये महत्वपूर्ण है कि भीष्म क्या है, कृष्ण क्या है, वेदव्यास क्या है, जो घटना घटी है उससे हम क्या नैतिक संदेश ले सकते हैं। एक ओर जहां काल की भारतीय समझ बहुत समृद्ध है, वहीं इतिहास के प्रति उसका दृष्टिकोण भी बहुत व्यापक है। भारत में इतिहास मात्र समय का लेखा जोखा नहीं, वो विभिन्न कालों में मनुष्य के विभिन्न अनुभवों का निचोड़ है। जिसको ये इतिहास कह रहे हैं और कहते वो दर्ज करना इसलिए जरूरी है कि पीढ़ियां इससे सबक लेंगी, वो दरअसल उनका अनुभव, उनका यथार्थ स्वयं उसका खंडन करता है। 2 विश्व युद्धों के बीच में कुल कितना अंतराल था, और अगर सचमुच में महायुद्ध से भी मनुष्य इतिहास के रूप में कुछ सीखता जिसको वो इतिहास कह रहे हैं, तो दूसरा विश्व युद्ध नहीं हो सकता था। अब तो हम तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे हैं। हमें जीवन में समय जो है उसका बही खाता तैयार नहीं करना है, क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं। किसी भी पीढ़ी के लिए मनुष्य के जिए गए जीवन का जो इतिहास है वो किस रूप में मूल्यवान हो सकता है? वो ये है, हर पीढ़ी के पास जीवन का एक अनुभव है, और अगर उस अनुभव के सहारे मनुष्य के मर्म और सार का कोई इतिहास बनता है तो वो अगली पीढ़ियों के लिए कुछ काम आ सकता है। वास्तविकता ये है, हमें समय के बही खाते से मुक्त होना चाहिए और इतिहास की अपनी ही दृष्टि और काल की अपनी ही अवधारणा जो है उससे अपनी परंपरा और अपने इतिहास की रचना करनी चाहिए। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रासत बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सागर मंथन प्रगटा अमृत, सागर मंथन प्रगटा अमृत, देव असुर झगड़े, 4 जगह भूतल घट छलका, अमृत कण बरसे, पावन हुई भूमि तिथि राशि, मुक्ति पर्व मुखरे, स्नान ध्यान पूजा रचन कर, भव सागर तरले, अमृत घट बरसे। अमृत घट बरसे। अभी आप इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी सुन रहे थे। वाचक डॉक्टर अरविंद सोनी, लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल और परिकल्पना थी अनवार अहमद खान।